आज अपन शूडो फोर्स पढ़ेंगे, आभासी बल, जो कि अपन को अपकेंद्रीय बल के बारे में ज्ञान देगा। क्योंकि कल अपन जो पढ़े थे वो अभिकेंद्रीय बल पढ़े थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। आज अपन को मेन डिस्कस क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको बेसिक से पढ़ने के लिए अपन दो पिक्चर देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम इनर्शियल को बोलते हैं और अजड़त्वीय फ्रेम नॉन इनर्शियल को बोलते हैं। ये पहली पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें एक रोटेटिंग टेबल है, घूमने वाली टेबल है, उस पर एक प्रेक्षक बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उस पर द्रव्यमान m रखा हुआ है और वो सेंटर से डोरी से बंधा हुआ है। तो उस पर कौन कौन से बल लगेंगे ये फिगर में दिखाया हुआ है। इसे अपन अजड़त्वीय प्रेक्षक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बोलेंगे। T तो इसमें टेंशन लगेगा, mg इसका वेट, n इसका टेबल द्वारा जो रखा हुआ भार है उस पर नॉर्मल या अभिलंब लगेगा। अब T टेंशन ही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करेगा। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, तनाव बल, इसे यहाँ पर क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। चूंकि इस ऑब्जर्वर के साथ ऑब्जर्वर भी घूम रहा है जो बैठा हुआ है रोटेटिंग टेबल पे, और ये द्रव्यमान रखा है ये भी घूम रहा है, तो इसको ये कैसा दिखेगा, रेस्ट में। अतः एक बल, यही लाइन समझने की है, जो बाहर की ओर मैंने लगाया m ओमेगा स्क्वायर r, ये अपन को लेना पड़ेगा। इसे अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको अपन और अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मैंने जनरल इस फिगर को समझाया है कि चौथा फोर्स कैसे लिया, क्योंकि 3 है तो ये इसको अंदर की तरफ घूमता हुआ, अंदर केंद्र की तरफ चलता हुआ दिखना चाहिए। mg तो n को बैलेंस कर देगा, mg तो m को बैलेंस कर देगा, और T तनाव है तो उसके अपन दूसरा उधर क्या लेंगे, क्योंकि ये इसके साथ विराम अवस्था में, रेस्ट में, तो ये तो अपना एक हो गया। अगर ये ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है तो ये मास रखा हुआ है, इसको ये कैसा दिखेगा, घूमता हुआ, जबकि उसको कैसा दिख रहा था, ये रेस्ट में या विराम अवस्था में। इसको ये टेबल के साथ घूमता हुआ नज़र आएगा। तो इस पर कौन कौन से बल लगेंगे, T केंद्र की ओर, जो कि वही तनाव आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देगा, mg बाहर, और n इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो ओमेगा अपन ले लिया, तो इस पर यहाँ पर तो सीधा ही लिख देंगे T बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। अब मैं आपको फिर वापस बोल रहा हूँ, ये जो पहला अपन ने लिया वो जड़त्वीय अजड़त्वीय प्रेक्षक लिया, ये दूसरा जो अपना है जड़त्वीय प्रेक्षक। तो सबसे पहले जड़त्वीय फ्रेम या जड़त्वीय प्रेक्षक और अजड़त्वीय प्रेक्षक या फ्रेम बोलते हैं, जिससे अपन कोऑर्डिनेट या उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसमें जड़त्वीय फ्रेम के लिए आपको परिभाषा समझाई है। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए है, ऐसे आप कॉन्सेप्शनली अच्छी तरह समझें। जिस फ्रेम में न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं, वैध होते हैं या लागू होते हैं, उसे हम जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। दोज फ्रेम या दोज frame in which Newton's law of motion are applicable. These frames are known as inertial frame. समझ में आ गया। जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के नियम लागू होंगे तो वो अपना कौन सा बोला जाएगा, जड़त्वीय फ्रेम। उसका एग्जाम्पल है जैसे विराम अवस्था में दो फ्रेम हो, दूर दूर रखी हो सकती हैं, या एक फ्रेम के सापेक्ष दूसरी नियत वेग से चल रही हो, ये दोनों जड़त्वीय फ्रेम कहलाती हैं।
अजड़त्तीय फ्रेम किसे कहते हैं? जिस फ्रेम में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते उसे अजड़त्तीय फ्रेम कहते हैं या नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरित गति या मंदित माइनस ले लेंगे ए या घूर्णन करने वाली फ्रेम अजड़त्वीय फ्रेम कहलाती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाती है। क्योंकि अपन को थोड़ा इसको अच्छी तरह क्लियर करना है ये टॉपिक, तो पृथ्वी की घूर्णन गतियों अक्ष पर भी और सूर्य के चारों ओर गति करती है के कारण, तो ये घूर्णन और ये अपने अर्थ पे स्पिन करती है, तो इसके कारण ये भी इसकी गति भी त्वरित हो गई। तो पृथ्वी भी वास्तव में तो क्या है, अजड़त्वीय फ्रेम है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति को नगण्य मानते हैं अपन, क्योंकि अपन को अर्थ के रेस्पेक्ट में अपन इसको अर्थ को रेस्ट में लेते हैं। इन जनरल मोशन जब डिस्कस करते हैं तो पृथ्वी को हम जड़त्वीय फ्रेम मान लेते हैं। अब जो बात आ रही है वो आ रही है शूडो फोर्स की। आभासी बल की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा मैं आपको पुनः ये फिगर दिखा रहा हूँ टेबल वाले, ये फर्स्ट जो फिगर था जड़त्वीय प्रेक्षक, इसे वास्तव में जो बल लग रहे हैं कौन कौन से लग रहे हैं, जो हम बोलेंगे mg, क्योंकि ये अपना भार लगेगा इस पर, उस भार का प्रतिक्रियात्मक बोल लीजिए नॉर्मल, अभिलंबीय प्रतिक्रियात्मक बल हो गया n, और ये टेबल के साथ घूम रहा है, यानी कि बाहर जो खड़ा आदमी है उसको ये घूमता हुआ नज़र आएगा। द्रव्यमान या बॉक्स मान लें अपन रखा हुआ वस्तु जो भी है, तो इसका मतलब घूम रही है। तो हम कल पढ़े थे क्या चाहिए उसे, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ अपन ने इसे डोरी से बांध रखा तो तनाव देगा। अगर नहीं है तो अपन घर्षण से भी मान सकते हैं, लेकिन अपन ने अभी समझाने के लिए केवल डोरी से बांध रखा है इस बॉक्स को या इस वस्तु को। तो ये अब विकेंद्रीय बल आ गया आपको समझ में। तीनों रियल फोर्स हैं यहाँ पर, तनाव या अभिकेंद्रीय बल, द्रव्यमान इसका भार और n। जबकि ये दूसरा प्रेक्षक आप देखिए वापस, ये कहाँ बैठा हुआ है, रोटेटिंग टेबल पर, घूमने वाली टेबल पे बैठा हुआ है। अब अगर इसके सापेक्ष ये जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, तो इस पर कितने बल लगे, mg, n और t। अगर t लग रहा है तो इसका विपरीत बल जरूर है, क्योंकि वरना तो ये अंदर केंद्र की ओर आ जाएगा। तो उधर एक अपन ने फोर्स और लिया है m⍵²r, यही शूडो फोर्स है, यही अपकेंद्रीय बल है। ये इस ऑब्जर्वर को लगाना पड़ा ताकि न्यूटन के नियम इसमें एप्लीकेबल हो सके। ये जो चौथा बल है वास्तव में ये बल नहीं है, इसको छद्म बल भी बोलते हैं और शूडो इंग्लिश में बोलते हैं, शूडो फोर्स बोलते हैं। तो ये अपन को इसलिए लगाना पड़ा कि ये जो ऑब्जर्वर है वो अजड़त्वीय है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो हम इस बात को माना, मैं इसको आपको आगे इस पे बात कर रहे हैं। जो लास्ट इसमें था, माना कोई निर्देश फ्रेम शूडो फोर्स के लिए किसी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरण ए से चल रहा हो, घूम रहा हो, दोनों ही केस ले सकते हैं, क्योंकि अपन को त्वरण चाहिए। इस फ्रेम में कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लागू नहीं होंगे। इस पर न्यूटन्स लॉ लागू नहीं होंगे क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लिया है, जैसे अभी मैंने फिगर में बताया था आपको। जो लड़का या ऑब्जर्वर रोटेटिंग घूमने वाली टेबल पे बैठा था। न्यूटन की गति के अनुसार इस वस्तु पर लगने वाले वास्तविक बलों, रियल बल के अतिरिक्त एक और बल लेना पड़ेगा, जो कि इसके
त्वरण के विपरीत दिशा में लेते हैं। ये जनरल सा सीधा सा प्रोसेस है -m है। यह बल वास्तविक बल नहीं है, लेकिन ये वस्तु पर इसका प्रभाव होता है। ये यदि अजड़त्य से देखेगा, प्रेक्षक देखेगा, तो उसको ये लगाना पड़ेगा। इस प्रकार अपन ने नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ा, इनर्शियल फ्रेम पढ़ा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लिया। आपको दिस इज ए मिस कॉन्सेप्ट, ये ज़्यादातर मिस कॉन्सेप्ट है, ये गलत पढ़ा दिया जाता है, समझा दिया जाता है। इसलिए मुझे ये एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना पड़ा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ लगता है। कब लगेगा? ये अजड़त्य फ्रेम में लेना पड़ेगा। और ये रियल फोर्स नहीं है, केवल न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात समझ में आ जानी चाहिए। जब भी लगाना हो, अगर कोई वस्तु किसी अजड़त्य फ्रेम में रखी हुई है और वह फ्रेम ए त्वरण से चल रहा है, तो आपको उसकी त्वरण के विपरीत दिशा में लगाना है, क्योंकि केंद्र से अपन ने भी दूर लगा दिया। इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल, जो मैं कल आपको बोला था आई पीटो, जो ग्रीक वर्ड है, ऐसे आई फ्यूगो है, तो ये इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल हमेशा आपको केंद्र से दूर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको टॉपिक समझ में आया। अब अपन एक दो सिंपल से एग्जाम्पल करते हैं। आपने सब ने देखा होगा कि जो क्रीम निकालते हैं, दूध से क्रीम निकालते हैं, उसका मैंने ये पूरा डिटेल समझाया आपको। तो दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है, आप देखो, एक वर्टिकल बड़ा ऊर्ध्वाधर ड्रम मान लेते हैं अपन, या वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल होता है, जिसमें अपन दूध भर देते हैं, वो हाई स्पीड पे घूमता है। तो ये हमको पता है कि क्रीम जो होती है उसकी डेंसिटी या उस क्रीम के कण होंगे, पार्टिकल होंगे, वो हल्के होते हैं दूध की बजाय। तभी तो दूध के ऊपर आपने देखा होगा तैरते भी हैं। तो जब अपन इसे घुमाएंगे, इस कंटेनर में डाल के हाई स्पीड पे अपन घुमाते हैं, तो क्या होगा, चूँकि क्रीम के कण दूध की अपेक्षा हल्के हैं, लाइट वेट होने के कारण क्रीम के कणों पर कम अपकेंद्रीय बल लगेगा। ओमेगा तो सबका समान रहेगा, ओमेगा समान रहेगा, इसका एम ओमेगा समान है। तो अब अपना क्या है, एम अलग अलग हो गया, किसका? दूध के कण का और क्रीम के कण का। अर्थात जब अपकेंद्रीय बल कम लगेगा तो ये छोटी त्रिज्या में, यानी कि ये जो रोटेटिंग एक्सिस उसके पास, जैसा मैंने फिगर में लाल लाल कर दिया इसको, ये क्रीम के कण है, रेड रेड, और जो ब्लैक हैं वो किसके कण? दूध के। वो दूर हैं, आप देखो, तो वो दूर बड़ा, एक रेड एरो दिख रहा है आपको, ये छोटे सर्किल बना रहा है। ये जो ब्लैक एरो है ये बड़ा सर्किल बना रहा है। तो दूध के कण बड़े सर्किल में चक्कर लगाएंगे, क्रीम के एक्सिस के पास इकट्ठा हो जाएंगे, अर्थात छोटी त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चलते हैं। कौन? क्रीम वाले कण, और केंद्रीय भाग पर जमा हो जाते हैं। ये मैंने फिर अलग से फिर एक लाइन बना के इसको समझाया, छोटा सा एरो बनाया, एक बड़ा। दूध के कणों पर अधिक अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण अधिक त्रिज्या हो जाती है, बड़े पथ में घूमते हैं और वो बर्तन की दीवार के सहारे इकट्ठा होते हैं। क्रीम केंद्र के जो उसके एक्सिस है उसके आसपास होगी, और दूध इस तरह अपन दूध से क्रीम निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस अपन आगे भी और डिस्कस करेंगे। दूसरा, जैसे और भी सिंपल मैंने इसमें लिया है, तो बर्तन के केंद्रीय भाग पर क्रीम
तथा बाहरी भाग पर आउटर साइड में क्रीम रहित, जिसको सेपरेटा भी बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, सेपरेटा का दूध बोलते हैं जो, यानी कि जिसमें से क्रीम को सेपरेट कर दिया है, इसलिए उस वर्ड को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप इसके अंदर दूसरा एक एग्जाम्पल और है मैं जो डिस्कस करना चाहता रहा था, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन। आपसे पूछी जाए वॉशिंग मशीन में ड्रायर, जो कपड़े सुखाने वाला भाग है, वो कैसे काम करता है। तो ड्रायर में आपने बिल्कुल वॉशिंग मशीन में देखा होगा कि ड्रायर में अपन कपड़े डालते हैं और उसमें सिलिंड्रिकल वेसल में छेद होते हैं, वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है। तो कपड़े क्या होंगे, द्रव्यमान के कारण उसकी दीवार पे चिपक जाएंगे, दीवार पे चिपक जाएंगे और वो हाई स्पीड पे, क्यों, क्योंकि उस पर कपड़ों पर कौन सा इस पे काम कर रहा है, अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, और जो दीवार है उसकी पोरस है, तो वहाँ से धीरे धीरे वाटर निकल जाएगा। इस तरह ये ड्रायर वर्क करता है। कल मैं इस पे और भी डिस्कस करूँगा, और आपको आज ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अपन मैं एट ए ग्लांस इसको पुनः रिवाइज करूँ तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। मैंने दो बातों पे विशेष जोर दिया, एक जड़त्वीय फ्रेम, दूसरा अजड़त्वीय। उन दोनों को दो ऑब्जर्वर से समझाया मैंने फिगर में, एक पृथ्वी पे खड़ा हुआ है, एक टेबल पे। जो टेबल पे है वो वाला कौन सा ऑब्जर्वर कहलाएगा, घूमती हुई टेबल वाला नॉन इनर्शियल, यानी कि अजड़त्वीय। और सीधा आपको याद रखना है, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए, टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी रिक्वायर ए फोर्स, और दैट इज़ नोन एज फिक्टिशियस शूडो, यानी कि हिंदी में हम छदम बल बोलते हैं। छदम का मतलब जो वास्तव में नहीं होता, शूडो का भी है इंग्लिश में मतलब होता है जो वास्तव में नहीं होता, दैट इज़ नॉट रियल, वो लगाना पड़ेगा। और वो अपन एक्सीलरेशन जो फ्रेम है उसके अपोजिट में लगाते हैं। हैंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए शूडो फोर्स एंड विच इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। ये इसके मैंने प्रिंसिपल और ये आपको समझाएं। इसके बाद कल अपन इस पर कुछ और डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसे अच्छी तरह समझें क्योंकि ये टॉपिक बहुत